नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। योगी सरकार अब एक नया सर्वे कराने जा रही है। सर्वे होगा मदरसों का कि मदरसों में कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं। इन सब तमाम मसले पे योगी सरकार अब मदरसे का सर्वे कराने जा रही है। इससे आपत्ति है असदुद्दीन ओवैसी को। वो कह रहे हैं कि भाई इसका सर्वे क्यों कराया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ तक वो कह दिए कि ये छोटा एनआरसी है। अब समझ में नहीं आता कि जब मदरसों के आधुनिकीकरण की बात होती है तो फिर इन नेताओं को परेशानी क्यों होती है। इसी मसले पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मैम है अंबर जैदी। मैम है खुल के इन मुद्दों पर अपना विचार रखती हैं। मैम, इन बड़े नेताओं को जब मदरसों का आधुनिकीकरण की बात की जाती है तो फिर दिक्कत क्यों होती है, असली वजह क्या है? परेशानी इसलिए होती है कि जो उनका वोट बैंक है मुसलमान, जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनके माता पिता उनके 2 वक्त की रोटी और उनकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो मदरसे में जाते हैं और वो ये एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। जो लोग मदरसे को लीड करते हैं, मदरसे चलाते हैं, वो उनके नाम पर बड़ा फॉरेन फंडिंग भी होती है, सरकारी अनुदान भी मिलता है और एक वोट बैंक भी उनका बना रहता है। तो ये पूरा एक नेक्सस कर रहा है। अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो उनकी वोट बैंक खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ओवैसी जी और उनकी जैसे जो नेता हैं और इस तरह की पार्टी हैं, उनका जो विरोध सामने नज़र आ रहा है, इसके पीछे की वजह है कि वो मुसलमानों को आगे बढ़ता, पढ़ता लिखता, समझदार होना नहीं चाहते। लेकिन आज का समय ये है कि सरकार जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा को लेकर काम कर रही है वो बहुत सराहनीय है और राष्ट्रीय बाल कल्याण मंत्रालय ने इस पूरे इनिशिएटिव को लिया है और काफ़ी समय से हम लोग भी, मैं भी इस पूरे इनिशिएटिव में शामिल रही हूँ काफ़ी समय से। और मंत्रालय ने लगातार जो भी मीटिंग्स रही है उसमें भी मैं कई बार शामिल हुई हूँ। और अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिया है और उन्होंने मदरसों को लेके आधुनिकीकरण को अब जो निर्देश जारी किया है डीएम्स को, और उनको 25 सितंबर तक ये पूरी रिपोर्ट जमा करानी है। और हम यूपी की अगर बात करते हैं तो यूपी में 16,000 से भी ज़्यादा मदरसे हैं, जिसमें 560 को सरकारी अनुदान की सूची में है। और अभी जो नए मदरसे हैं अनरिकग्नाइज्ड, उनको उनका पूरा सर्वे कराने की बात की है सरकार ने। तो सर्वे में जो भी टर्म्स हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, चाहे वो फंडिंग की बात है, कहाँ से जिनको सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा है उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, किस तरह से इसका पूरा खर्चा चलाया जाता है और बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उनका करिकुलम क्या है, किस तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ाने का तरीका क्या है, इस सारी चीज़ों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 25 सितंबर तक जमा करनी है। तो यही सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि ओवैसी जी ने एक एतराज़ किया है कि एक तो उन्होंने मिनी एनआरसी की बात की है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट की है कि ये आर्टिकल 30 का वायलेशन है। आर्टिकल 30 ये इजाज़त देता है कि हम अपनी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आपसे सवाल नहीं कर सकती। दशकों से, यहाँ तक कि शताब्दी इससे भी ज़्यादा हो चुका है, 100 साल से भी ज़्यादा से इस देश में मदरसे चल रहे हैं। आज तक उसका आउटकम क्या है? बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर खर्च होता है, पैसा लगता है, फंडिंग होती है, तो उसका आउटकम क्या है? बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, ना ही वो अपने लिए कुछ कर पाते हैं और ना ही देश के लिए कुछ कर पाते हैं। तो किसी भी देश के लिए ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं और क्या कर पा रहे हैं। तो उसको बेटर करने के लिए अगर सरकार इनिशिएटिव ले रही है तो वो इस आर्टिकल 30 की तो बात करते हैं। आर्टिकल 30 अगर आपको कह रहा है कि आप इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रख सकते हैं, तो साथ में अगर सरकार को ये अधिकार है कि आप किस तरह से चला रहे हैं उसको आप पूरा सर्वे कर सकते हैं। दूसरी तरफ आर्टिकल एक और बात कहता है भारत का संविधान कि 15 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनको आप स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, जबकि मदरसों में बच्चों को बचपन से स्पेशलाइज्ड एजुकेशन यानी कि रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, जो कि आर्टिकल जो भारत का जो संविधान कहता है हर एक बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार है, उसको वायलेशन करता है। तो आप जो संविधान की बात करते हो, वैसे जी हर मुद्दे पर संविधान और बाबा साहेब की बात करते हैं, तो वो ये सोच लें कि वो किस तरह की बात करें। आप पहले ही बच्चों को उनको एक टरल व्यू दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये उनके साथ ज्यादती है। आप बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए, उनको पढ़ने लिखने दीजिए। हर एक बच्चे को हक है कि हर एक मुसलमान बच्चे को हक है कि वो ओवैसी बन सके, वो बैरिस्टर बन सके, वो पढ़ लिख सके। ओवैसी जी ना तो खुद मदरसे गए, ना उनके खानदान में से कोई मदरसे गया, लेकिन वो चाहते हैं कि मुसलमान मदरसे जाए और उनके लिए वोट बैंक बना रहे। आजकल जो रेडिकलाइजेशन को लेकर लगातार डिबेट छिड़ी हुई है और पिछले कई महीनों से हम सर तन से जुदा की बात हो और इस तरह के कई सारे मुद्दे खड़े हुए जिसको लेकर रेडिकलाइजेशन
मॉडर्नाइजेशन पर सवाल उठाया, और जब मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की बात करते हैं तो ये उसकी राह में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है। और जो आसाम में हुआ है, आपको याद होगा कि एक मदरसे के टीचर का आतंकी संगठन से संबंध सामने आया, उसके बाद मदरसे का डोमिनेशन भी हुआ। तो सवाल खड़े होते हैं। ओवैसी जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और ख़ासतौर से वो बहुत देश प्रेमी अपने आप को बताते हैं, दावे करते हैं बड़े बड़े, और मुसलमानों की भी खैरख्वाह बनते हैं। दोनों ही अगर नुक्ते नज़र से हम उनको देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है, अब हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ओवैसी जी एक तो इस बड़े मसले को बिल्कुल उन्होंने इग्नोर किया है। साथ ही साथ जो मुसलमान के लीडर बनते हैं, उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात जो कर रही है सरकार, उसको उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर किया, जो कि मुझे लगता है निंदनीय है। और उनको समझना चाहिए कि आज के मुसलमानों को ज़रूरत है कि बेहतर शिक्षा की, जिसके फलस्वरूप वो आगे बढ़ सकें। मैम, अभी आपने जैसे सर तन से जुदा की बात कही, फिर उसके पहले हमने देखा था कई जगह पत्थरबाजी भी हो रही थी। तो क्या आपको लगता है कि अगर मदरसे को आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा तो ये सर तन से जुदा या पत्थर फेंकना या पेट्रोल बम बनाना, ये सारी चीज़ें थोड़ा तो कम हो जाए? देखिए, मदरसों में जब आप बच्चों को आप देखिए, हम आपकी और मैं अपनी बात कर लेती हूँ। हम अगर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं जहाँ पे हमें कुछ और दूसरे धर्मों को जानने का, दूसरे सब्जेक्ट्स को जानने का मौका नहीं मिलेगा, या दुनिया में क्या चल रहा है उनको जानने का मौका नहीं मिलेगा, या हम कोएग्जिस्ट कैसे करेंगे दूसरे धर्मों के, दूसरे जेंडर के लोगों के साथ किस तरह रहना है, किस तरह पेश आना है, ये नहीं पता चलेगा, तो हम एक रिजिड मेंटालिटी हमारी डेवलप हो जाती है। और एक बच्चे को आप जब एक टनल व्यू देंगे तो वो उसकी एक संकीर्ण मानसिकता होती है, और अलगाववाद पहले ही उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हमारा खुदा सबसे अच्छा है, और काफिर क्या होता है, काफिर को किस तरह पेश आना है, जिहाद क्या है, या उनके करिकुलम में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो अलगाववाद को पूरी तरह से बढ़ावा देती हैं, और जिसका अंजाम हमें नज़र आता है, जैसे कन्हैया लाल की हत्या हुई बेदर्द। तो ये वही परिणाम, उसी के परिणाम है, और उसको लेकर सरकार अगर सजग है और बड़े कदम उठाना चाहती है तो मुझे लगता है इस पर किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और आज जो देश में स्थिति बनी है पिछले कई महीनों में, तो ये सराहनीय कदम है, और हमें रेडिकलाइजेशन को काउंटर करना अभी समय की मांग है। जब कन्हैया लाल की हत्या होती है तब ओवैसी कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत है। लेकिन अगर उसकी भूमिका को हम देखें, जड़ पे जाएं, तो आपने जैसा कहा कि कहीं न कहीं यहीं से चीज़ें शुरू हो रही हैं। लेकिन फिर मदरसे को लेके वो बोलते हैं कि नहीं, इसको आधुनिकीकरण नहीं किया जाना, और कन्हैया लाल की हत्या को कहते हैं ये गलत है। यानी वो जड़ को नहीं समाप्त करना चाहते, केवल केस के बारे में बात कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनके चाहने वाले उनकी बेहतरी चाहते हैं। एक आपने डॉक्टर की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक डॉक्टर होता है, जब हम उसके पास एक बेहतर डॉक्टर जो होता है, जिसके पास बेहतर इलाज की ज़रूरत होती है, तो वो इंजेक्शन भी लगाता है और कड़वी दवाई भी देता है ताकि हमारी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन एक ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा इंसान आपको सिर्फ मीठी गोली देता रहे तो आपकी बीमारी पकती रहती है और वो नासूर बन जाता है और वो चीज़ लाइलाज हो जाती है। तो ओवैसी जी वही रोल प्ले कर रहे हैं, और अभी सरकार वो कड़वी गोली देकर उनका इलाज करना चाहती है, और आज के समय की मांग है। और रेडिकलाइजेशन देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो हमें अभी सरतन से जुदा के नारे हमें सड़कों पर नज़र आए हैं, और बड़ी ही संख्या में लोग सड़कों पर मिले, मदरसों के बच्चे भी मिले, और बड़े ही जो तंजीमें बनी हुई हैं इस्लामिक या मुसलमानों की, वो सड़कों पे नज़र आई, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक है, और एक देशवासी के दिल में खौफ हो गया है। मैं खुद खौफज़दा हूँ। तो आप ये सोचिए कि एक लोकतंत्र में जहाँ पर संविधान, जिसकी ओवैसी जी सबसे ज़्यादा गुणगान गाते हैं, जब सरतन से जुदा के नारे लगते हैं तो वो सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब सरतन से जुदा हो जाता है तो कहते हैं कि भाई जो संविधान कहता है वो सज़ा दे दीजिए। तो ये किस तरह की दोगली मानसिकता है? आप समस्या की जड़ पे नहीं जाना चाहते, ना ही समस्या को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो समस्या का निवारण किस तरह होगा? ये लोग चाहते हैं कि एज इट इज़ चलता रहे। ये वही मानसिकता है जिन्ना वाली जो खिलाफत मूवमेंट चलाकर वो कहते थे, उन्होंने इस तरह से लोगों के दिमागों में ये चीज़ डाली और उसको इतना बढ़ावा दिया, और उसका अंजाम हमें पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में मिला। तो वैसे जी उनसे अलग नहीं, हालांकि वो बहुत अपने आप को बहुत अलग भारत प्रेमी और देश प्रेमी दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो कोई देश प्रेमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार करते हैं, और ना ही वो मुसलमानों का भला चाहते हैं। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न, अंतिम प्रश्न ये ले लेते हैं। मैम, ओवैसी जी ने कहा कि पहले तो सरकार को जैसे पैसे अभी तक मौलवियों को नहीं मिले हैं, इतने दिनों से सरकारी पैसे उन अटके हुए हैं जो सरकारी मदरसे में पढ़ा रहे हैं, पहले आप उनके पैसे को दे दीजिए। लेकिन एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के सीएम है, वो कहते हैं कि अगर आपको धार्मिक शिक्षा लेनी हो तो
तो आप अपने पैसे से लीजिए, सरकारी पैसे का इस्तेमाल क्यों करें? क्या आपको लगता है कि धार्मिक शिक्षा के लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि किसी भी तरह के धार्मिक शिक्षा के लिए बिल्कुल सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को मेन स्ट्रीम एजुकेशन का समान शिक्षा का अधिकार जो भारत का संविधान देता है वही मिलनी चाहिए, और समान अब एक बोर्ड होना चाहिए, ना ही अलग अलग बोर्ड हों। उसकी वजह से भारत में जो बच्चे हैं अलग अलग, उनमें एक क्लास डिफरेंस क्रिएट होता है, हीन भावना आती है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक पर्सनैलिटी में जो कहीं ना कहीं एरर्स आते हैं। तो बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि एक समान बोर्ड हो, समान उनको करिकुलम हो, सारे ही बच्चों को एक जैसी शिक्षा एक जैसे बोर्ड के अंतर्गत मिले। तो एक ये है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है जिसके रिलीजियस एजुकेशन को सरकार के द्वारा फंड किया गया है, वो भी मुझे लगता है कि वोट बैंक के चलते ही सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन आज समय की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि मदरसे की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब स्कूल आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आपको रिलीजियस एजुकेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको अपना एक इंस्टीट्यूशन अलग से चलाना है तो ये बड़ी अलग सी बात है, और आप उसका सर्वे भी नहीं होने देना चाहते हैं। और आज हम आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और अमृत काल में हम हैं, और आज के समय भी मुसलमानों को वही घिसी-पिटी शिक्षा आप देना चाहते हैं, उनको अलगाववाद सिखाना चाहते हैं, उनको दुनिया से, देश से काट कर रखना चाहते हैं, और उनको अपने वोट बैंक के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हेमंत करना बिस्व शर्मा ने कहा था कि मदरसे को बंद कर देना चाहिए। मदरसे में जाएगा बच्चा तो डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, वो तो मौलवी बन जाएगा। बतौर एक मुस्लिम महिला आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मुझे लगता है, जैसे कि मैं बार-बार कहती हूँ और हमेशा कहती हूँ, कि हर एक बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार है, और वो अधिकार जो भारत का संविधान देता है हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। सबको वो मौका मिले कि वो दुनिया में जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ सके, समझ सके। उसके बाद उनको लगता है कि उनको मौलवी बनना है, इस्लामिक स्कॉलर बनना है या प्रीचर बनना है, वो बन सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है, वो खुद डिसाइड करेंगे। लेट देम डिसाइड, लेट देम चूज़ कि वो करना क्या चाहते हैं। आप पहले उनके ऊपर थोप दे रहे हैं, उनके नाम पे आप फंडिंग भी लेते हैं, लेकिन उनका भविष्य अंधकार में रहता है। ना वो अपने लिए कुछ कर पाते, ना देश के लिए कर पाते। तो ये जो पूरी विशेष साइकिल है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। और जो अभी समय की मांग है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा, रेडिकलाइजेशन को लेकर जो बहस चढ़ी है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और मुख्य कदम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी ही पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे।